अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए। आज की इस क्लास में हम सभी जानेंगे कि इंग्लिश में पोएट्रीज के कितने टाइप्स होते हैं। रचना कुमारी भारती के नाम से मेरी एक स्टूडेंट है, राजेश सर की बेटी हैं, नवादा से हैं। उनका ये रिक्वेस्ट था कि मैं टाइप्स ऑफ पोएट्री पे एक वीडियो लेक्चर बनाऊं। तो आज की ये क्लास हम सभी के लिए है, पोएट्री एंड इट्स टाइप। आज की इस क्लास में हम सब जानेंगे ऐसे महत्वपूर्ण पोएट्रिक डिवाइसेस के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली ये पूरी क्लास पोएट्री के ऊपर आधारित है जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेगी। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द वर्ड पोएट्री का मतलब। तो देखिए, ये जो वर्ड होता है पोएट्री, पोएट्री वर्ड दरअसल ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक में एक वर्ड था पायसिस, जिसका मतलब होता है मेकिंग। यानी पोएट्री वर्ड ग्रीक भाषा के पायसिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बनाना। यानी अपने भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को इकट्ठा करना, ग्रुप करना पोएट्री होती है, कविता होती है। अकॉर्डिंग टू बेड, यहाँ एक नाम आ रहा है बेड। बेड दरअसल एक बहुत बड़े इंग्लिश के कंपोजर थे, राइटर थे, उन्हीं का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू बेड, कैडमन्सहाइम composed in 7th century, about 658 to 680. It's considered as the oldest poem in English. इंग्लिश में सबसे पहली पोयम कैडमन्सहाइम्स को माना जाता है बेड के अनुसार। लेकिन और भी जो बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामरियंस आए या उसके इंग्लिश के जो जानकार लोग आए, उन्होंने बताया कि बियोल्फ इज़ द ओल्डेस्ट जर्मैनिक इपिक एंड द लॉन्गेस्ट ओल्ड इंग्लिश पोयम। यानी मतभेद है जानकारों में। कुछ लोगों का मानना है कि कैडमन्सहाइम्स, जिसे कि लगभग 658 या 680 के बीच में बताया जाता है कि लिखा गया था, ये इंग्लिश की पहली पोयम थी। और बियोल्फ को कुछ लोग इंग्लिश का सबसे पहला पोयम मानते हैं, जो लगभग 700 से 750 के बीच लिखी गई थी। तो इंग्लिश की पहली पोएट्री आप मान सकते हैं बियोल्फ को, क्योंकि गूगल पर भी जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी का आंसर मिल रहा है। बियोल्फ इंग्लिश की पहली पोएट्री थी। पोएट्री होती क्या है दरअसल? तो पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड राइम्स। पोएट्री क्या है? तो साहित्य का ही, लिटरेचर का ही एक प्रकार है जो आधारित होता है वर्ड्स के इंटरप्ले पर, वर्ड्स के आपसी मेल पर, एंड रिदम्स और लय पर। तो लय और शब्दों के आपसी मेल पर आधारित लिटरेचर को हम पोएट्री कहते हैं। इट ऑफन एम्प्लॉयज, ये काम करता है राइम पर और मीटर पर। राइम तो कहते हैं तुक को। आप शायरी वगैरह भी जो बोलते हैं तो अक्सर सबसे लास्ट वाले जो शब्द होते हैं सब में एक जैसे होते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो दोनों में आर आया है लास्ट में, स्टार और आर। इसी को बोलेंगे राइम्स मिलाना, लास्ट के शब्द की साउंड एक जैसी आना। तो जो पोएट्री होती है ये राइम्स पर काम करती है, मीटर पे काम करती है। यहाँ मीटर का मतलब हुआ ऐसे रूल्स जो शब्दों के और लाइन के अरेंजमेंट पर शासन करते हों। यानी पोयम लिखने के ऐसे रूल्स जो
शब्दों के अरेंजमेंट और उनके सिलेबल्स को देखते हों उन्हें कहते हैं मीटर। तो पोएट्री वर्ड्स के इंटरप्ले, रिदम्स, मीटर, राइम्स, इन सब बातों पर निर्भर करती है। इन पोएट्री में वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, इमेज एंड आइडियाज। शब्द एक साथ होते हैं और एक साथ मिलकर वो बनाते हैं साउंड, इमेज और आइडियाज। दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स, और हो सकता है कि इन शब्दों के मेल से जो साउंड निकले, जो इमेज आप बनाएं या जो आइडियाज़ आप दें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल भी हो सकता है या वो काल्पनिक भी हो सकता है। डायरेक्टली उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या डायरेक्टली डिस्क्राइब हो भी सकता है। तो पोएट्री की दुनिया एक अलग दुनिया है स्टूडेंट्स। कवि जो होते हैं एक तरह से पागल होते हैं, शब्दों को पिरोना, शब्दों की तलाश करना, इसके बहुत बड़े वो कलाकार होते हैं। तो पोएम्स लिखना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप लोग पोएम लिखते हैं तो अपनी पोएम मुझे भेजिए, मैं उसे पब्लिश करूँगा, अच्छा लगेगा। पोएट्री वॉज वंस रिटन अकॉर्डिंग टू फेयरली स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मीटर्स एंड राइम्स। यानी पहले जो कविताएं लिखी जाती थीं वो मीटर और राइम्स के कड़े नियमों के आधार पर लिखी जाती थी। एंड ईच कल्चर हैड इट्स ओन रूल्स, और जितनी भी संस्कृतियां आईं उनके पास अपने अपने नियम हुए। फॉर एग्जाम्पल, एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैड देयर ओन राइम्स, स्कीम्स एंड मीटर्स। एंग्लो सैक्सन्स जो लोग थे, ओल्ड इंग्लिश के समय की जो बात हो रही है, उनके अपने अलग राइम्स थे, उनके अपने अलग मीटर थे, अलग तौर तरीके थे पोएम लिखने के। वाइल ग्रीक पोएट्स एंड अरबिक पोएट्स हैड अदर्स, और ग्रीक पोएट्स के पास अपने रूल थे, अरबिक पोएट्स के पास अपने रूल्स थे। Although these classical forms are still widely used today, modern poets frequently do away with rules altogether. Their poems generally do not rhyme and do not fit any particular meter. लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जो मॉडर्न पोएट्स हैं वो इन सभी रूलों से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। राइम्स नहीं मिल पाती है उनकी, मीटर्स नहीं देख पाते हैं वो, तो फिट नहीं उतर पा रहे हैं पोएम्स। फिर भी ये जो पोएम्स हैं वो लिखी जा रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पुरानी पोएम्स हैं, जो राइदमिक थी, रिदम था जिनमें, क्वालिटी थी जिनमें, वो आज भी उनकी सुंदरता, आज भी उनके शब्द पढ़े जाते हैं, लोग उनको याद रखते हैं। अब पोएटिक एलिमेंट्स, एक कविता में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहली बात है स्टेंजा, इसको ध्यान से देखना है। स्टेंजा क्या होता है? तो सेट अमाउंट ऑफ लाइन्स इन पोएट्री ग्रुप्ड टुगेदर बाय देयर लेंथ, मीटर और राइम स्कीम्स। एक स्टेंजा कुछ लाइनों का एक अमाउंट होता है जिसमें शब्द ग्रुप में लिखे जाते हैं, उनकी अपनी एक राइम होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि राइम स्टेंजा बदला तो राइम बदल जाती है, यानी जो अंत में जो शब्द आ रहे थे वो शब्द दूसरे हो जाते हैं। अक्सर गीतों में ऐसा होता है, देखने को मिलता है, और फिर अंत तक आते आते पहली राइम दोहरा दी जाती है। तो स्टेंजा लाइनों का ग्रुप होता है, उसमें अपने राइम्स होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं। एक बार जब मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी पोएट के बारे में, पोएट्रीज के बारे में, उनके काइंड्स जब पढ़ाऊँगा तो आपको मिलेगा एक वर्ड बार कॉपलेट। कॉपलेट क्या होता है? तो 2 लाइन्स की जो स्टेंजा बनती हैं उन्हें कहते हैं कॉपलेट। यानी जब पोयम आप लिखेंगे तो 2 लाइन वाली, जो एक स्टेंजा में अगर 2 लाइनें ही केवल हैं तो वो कॉपलेट है। जैसे दोहा जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, हिंदी में जो दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। अगर ये इंग्लिश में होता तो इसे नाम दिया जाता कॉपलेट। दोहा समझ सकते हैं आप इसे। फिर उसके बाद आता है टरसेट। टरसेट क्या होता है? तो टरसेट होता है 3 लाइन का स्टेंजा, एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 3 लाइन्स हो। फिर आता है क्वार्टेन। 4 लाइनों वाले स्टेंजा को क्वार्टेन कहते हैं। देखिए, 2 लाइन का स्टेंजा कॉपलेट है, 3 लाइन का स्टेंजा टरसेट है, 4 लाइन का स्टेंजा क्वार्टेन है, और 5 लाइन के जो स्टेंजा बनाए जाते हैं
उन्हें कहा जाता है सिंक्वेन। एक सिंक्वेन है हुआ ये। सेस्टेट क्या होता है? तो 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट कहते हैं, जो सोनेट में यूज किया जाता है। मीटर क्या है? तो द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड सिलाइबल। स्ट्रेस्ड सिलाइबल कहते हैं लॉन्ग साउंड वाली आवाज को, और अनस्ट्रेस्ड सिलाइबल कहते हैं छोटी आवाज को। तो कविता में आवाज का लंबा होना, आवाज का छोटा होना, ऊंचा होना, नीचा होना बहुत मायने रखता है, उसी को कहा जाता है मीटर। और राइम स्कीम क्या होते हैं? तो द पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन और वर्स। हर एक लाइन में जो शब्द आ जाता है उसे राइम कहते हैं। जैसे आप गीत गाते हैं तो सॉन्ग का जो पहला लाइन होता है, सॉन्ग की जो पहली लाइन होती है वो बार बार सिंगर गाएगा और अंत में उस लाइन को जरूर लेके आ जाता है, फिर वो लाइन आ जाती है घूम फिर कर, वही राइम है। और सिलाइबल क्या है? तो द सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन और रिटन वर्ड। एक ऐसा शब्द जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, वो सिलाइबल होता है। तो कविता लिखते समय इतनी बातों का ध्यान रखा जाता है, स्टेंजा का, कॉपलेट का, टर्सेट का, क्वाड्रेंट का, सीक्वेंस का, सेसेट का, मीटर्स का, राइम स्कीम्स का और सिलाइबल का। इतनी चीजें कविता में होती हैं। आगे देखते हैं कविता का पहला श्रेणी, सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं ये सब आप जानते हैं। सोनेट इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता होती है। दैट इज पॉपुलर फ्रॉम लेट मिडिल एज ऑन, जो मिडिल एज के बाद से फेमस हो गई। 14th सेंचुरी के बाद इटालियन रेनेसा आया, और इटालियन एक राइटर था जिसका नाम था पेट्रेच। तो पेट्राच के बाद ये जो कविता थी वो फेमस हुई, और इंग्लिश में पेट्राच इटालियन राइटर था, इंग्लिश में सोनेट शुरू हुई सर थॉमस वाइट। सर थॉमस वाइट करके एक राइटर थे, उन्होंने पेट्रेच के सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में। यानी जो सोनेट था वो इटालियन क्रिएशन था। सोनेट कविता का एक प्रकार है, इसका उद्भव इटली से हुआ है, और सर थॉमस वाइट ने उस इटालियन सोनेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तब से सोनेट का एक प्रथा शुरू हो गया इंग्लैंड में भी। जैसे कि जॉन मिल्टन थे, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा था। 9th क्लास में सेकेंड पोएम पढ़ा होगा आपने बिहार बोर्ड में। और विलियम शेक्सपियर ने टाइम एंड लव लिखा हुआ था। तो बहुत सारे, विलियम शेक्सपियर ने तो बाद में सोनेट की एकदम लाइन ही शुरू कर दी। सोनेट लिखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया विलियम शेक्सपियर्स ने। आपके इस 12th क्लास में द सोल्जर नामक एक चैप्टर है जिसे रपर्ट ब्रूक ने लिखा है, वो भी एक सोनेट है। तो सोनेट की शुरुआत इटली से हुई और सर थॉमस वाइट ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तब से इंग्लिश में भी सोनेट्स लिखे जाने लगे। सोनेट एक ऐसा पोएम लिखने का तरीका होता है जिसमें 14 लाइनें होती हैं, और ये जो 14 लाइनें हैं 2 स्टेंजा में बटी होती हैं। पहले स्टेंजा में 8 लाइनें होती हैं जिसे ओक्टेव कहते हैं, और दूसरे स्टेंजा में 6 लाइनें होती हैं जिसे सेस्टेट कहते हैं। तो 8:6 पर इसे लिखा गया होता है सोनेट को। कविता का दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं लिरिक। लिरिक का मतलब होता है गाने वाली कविता। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट इज सब्जेक्टेड ऑफ बीइंग संग, जिसे गाया जा सके, साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो और बेहतर है। और इससे क्या होता है, तो इंसान अपनी जो तीव्र पर्सनल जो इमोशंस होती हैं उनको जाहिर कर पाता है सॉन्ग के माध्यम से। तो जितने भी गीत होते हैं दरअसल ये लिरिक होते हैं। इनको कवि अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए लिखता है। वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी, इस तरीके के कवि क्या करते हैं, अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तू ही लाना। दिस टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस द थॉट एंड फीलिंग। तो विचार और फीलिंग को ये तरह कविताएं दर्शाती हैं। जैसे कि एडगर एलन पोल्स ने एनाबेल ली के नाम से एक लिरिक लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी। तो लिरिक क्या है, कविता का पहला प्रकार सोनेट पढ़ा आपने, 14 लाइन की कविता होती है, 8:6 में बटी होती है। और सोनेट लिखने की शुरुआत इटली से हुई, पेट्रैच ने किया, बाद में थॉमस वाइट ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और तब से इंग्लिश में भी
सोनेट्स लिखे जाने लगे। दूसरी पोएम का टॉपिक था लिरिक। लिरिक गाने वाली कविता होती है और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी सहायता हम ले सकते हैं। और लिरिक जो होती है वो उससे पोएट जो होता है अपना पर्सनल इमोशन एक्सप्रेस कर पाता है, शेयर कर पाता है। थर्ड है ओड। तो ओड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ओड टू ऑटम में आपने पढ़ा था कि ओड जो वर्ड है वो ग्रीक के एडेन वर्ड से आया था, जिसका मतलब होता है गाना या फिर गुनगुनाना, चैंट करना, गुनगुनाना। तो ओड क्या होता है? तो ये एक लिरिकल पोएट्री होती है जिसे हम गा सकते हैं। गाने में, डांस में इसका प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन बाद में रोमांटिक पोएट्स ने ओड को यूज करने की शुरुआत कर दी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स को दर्शाने के लिए, अपनी तीव्र इच्छाओं को, मजबूत भावनाओं को दर्शाने के लिए रोमांटिक पोएट ने ओड का यूज करना शुरू किया। यानी ओड एक ऐसी पोएट्री है जो लिरिकल होती है, गा सकते हैं हम लोग इसे। ग्रीक से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में इस ओड का प्रयोग इंग्लैंड के कवियों ने, इंग्लिश कवियों ने, ब्रिटिश पोएट्स ने अपने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को दर्शाने के लिए करना शुरू कर दिया। ये जो कविता होती है प्रायः फॉर्मल होती है, गंभीर होती है, और ये किसी इवेंट और किसी पर्सन या किसी थिंग या किसी तरह से प्रेजेंट नहीं करती है। ये बहुत अच्छी भावनाओं को व्यक्त करती है। चौथी चीज़ है एलजी कहते हैं उससे। एलजी क्या होता है? तो ये एक पोएटिक टर्म होता है और इसे कुछ लोग, जो आप पढ़ेंगे जब हिस्ट्री इसकी, तो वो लोग इसे फ्यूनरल सॉन्ग भी कहते हैं। फ्यूनरल सॉन्ग मतलब होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। तो ये शोक गीत होते हैं। ये एक मेलंचोली पोएम है, शोक गीत है ये कविता। इसमें कवि जो होता है अपने शोक को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद इस तरह के पोएम्स लिखे जाते थे पहले। फर्स्ट एलिगीज वर रिटन इन रोमन एंड ग्रीक। पहली बार रोमन और ग्रीक में एलिगीज को लिखा गया था। तो एलिगीज क्या है? तो शोक गीत है। आपने अब तक 4 पढ़े। सोनेट 14 लाइन की गाने वाली कविता, लिरिक गाने वाली कविता जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को दिखा पाएँ। ओड जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स दिखाए जा सकें, जिसे गाया जा सके, किसी की प्रशंसा में लिखा गया हो। और एलिगीज शोक गीत है, ये किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद शोक व्यक्त करते हुए गाई जाने वाली ये गीत होती हैं। एलिगीज ऐसी पोइट्री होती हैं। और है उसके बाद है आइडल। ये क्या होता है? बहुत शॉर्ट पोएम होता है, बहुत छोटी कविता होती है और रस्टिक लाइफ को दर्शाती है। ये ग्रामीण जीवन की तरफ ये इशारा करती है और बहुत छोटी होती है, पर्सनल होती है। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था आइडल ऑफ द किंग। उसके बाद है कविता का अगला प्रकार जिसे हम कहते हैं एपिक। एपिक को कुछ लोग बहुत बड़ी कविताओं के रूप में भी देखते हैं और सच में बहुत बड़ी होती हैं। लगभग किताब भर की एक कविता होती है। एक किताब एक ही कविता पे ख़त्म हो जाती है और ये हेरोइक जर्नी दिखाती है किसी व्यक्ति की, किसी एक पर्सन की। जैसे एपिक के रूप में हम रामायण को देख सकते हैं। इसमें जो चौपाइयाँ हैं वो राम के चरित्र का वर्णन करती हैं, तो रामायण एक एपिक हुआ। तो एपिक जो कविताएं होती हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन की दशा को बरसाती हैं। एपिक एक बहुत बड़ी पोएम का नाम हुआ। बलाड आता है, ये एक वर्स होता है और नैरेटिव वेव में इसे लिखा जाता है। यानी जो लिख रहा होता है वो उस तरह से लिखता है जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो। म्यूजिक पे आधारित होता है और बलाड का मतलब ही होता है डांसिंग सॉन्ग, नाचने वाला सॉन्ग। और बहुत अच्छे कवि थे F.B. गम, उन्होंने इसका परिभाषा दिया कि यह पोएम मेंट फॉर सिंगिंग, जो बना ही हो गाने के लिए, क्वाइट इम्पर्सनल, जो पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के जीवन से मतलब ना रखता हो, और कनेक्टेड टू इट्स ओरिजिन विद कम्युनल डांस एंड सबमिटेड टू अ प्रोसेस ऑफ ओरल ट्रेडिशन among people who are free from literary influences and fairly homogeneous in character। यानी ऐसे ये होते हैं पोएम्स जिसमें रूल्स को नहीं देखा जाता, पोएट के डिवाइसेस को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसका उद्देश्य होता है नाच गाना करने के लिए। ऐसे कविताओं को बल्लाड कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है नाचना।
फिर उसके बाद कविता का एक प्रकार आता है, इससे हम कहते हैं एक्रोजिस्टिक पोएम। तो एक्रोस्टिक पोएम क्या होते हैं? तो ये पोएम पहला जो फर्स्ट और जो लास्ट और जो अदर लेटर्स होते हैं वो पार्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेज होते हैं, यानी वो किसी एक शब्द या फ्रेज हो सकते हैं। और कॉमन सिंपल फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएम इज वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट द वर्ड और फ्रेज। यानी एक्रोस्टिक पोएम जो होते हैं उनके अंत में, उनके शुरू में फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द जो अलग अर्थ देते हों। जैसे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट आपने पढ़ा। उसके बाद है बैलेड। बैलेड क्या होता है? तो ये म्यूजिक और पोइट्री का मिला हुआ संगम है। फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 3 मेन स्टेंजा होते हैं और हर एक स्टेंजा एक ही समान राइम्स पे चल रहा होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इनका जो टोन होता है वो बिल्कुल सोलमन होता है, फॉर्मल होता है, और ये सिंबलिज्म और क्लासिक रेफरेंसेस को दर्शाती हैं। यानी बैलेड क्या है? बैलेड 14 से 15वीं शताब्दी में शुरू किया जाने वाला एक फ्रेंच पोएम का प्रकार है और इसमें 3 मेन स्टेंजा होते हैं और तीनों एक ही राइम्स पर होते हैं, एक ही तरह से तीनों ख़त्म भी होते हैं। उसके बाद आया क्लैरिही। क्लैरिही क्या था? तो ये एक म्यूजिकल 4 लाइन्स का बायोग्राफिकल पोएम है। यानी इस कविता में ये जो कविता आती हैं वो सनकी स्वभाव की कविता होती हैं और कवि अपने बारे में ही दर्शाता है इसमें। इसे एडमंड क्लैरिही बेंटली ने इसे खोजा था और इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है इस पोएम की, उसमें कवि का नाम होता है और उसके बाद किसी फेमस पर्सन से उसे जोड़कर बताया जाता है। ये कविता कितनी बड़ी हो सकती है या ये कितनी रेगुलर या इरेगुलर होगी, कैसा इसका मीटर होगा, कैसे इसके नियम होंगे, ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। फिर एक और कविता का प्रकार इसे कहा जाता है एक्लोग। एक्लोग क्या होता है? तो ये डायलॉग वाला पोएम होता है। ऐसी कविता जो डायलॉग के आधार पे बनाई गई हो और ये बहुत छोटी कविताएं होती हैं, ठीक है। ग्रीक में इसकी शुरुआत हुई थी। और है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? तो ये बहुत छोटी कविता होती है, ज़्यादातर 2 से 4 लाइनों की कविता होती है मात्र, और इसका एक ही अर्थ होता है और वो होता है कि आप क्या कर सकें, तो आप इनकैपिलेट कर सकें किसी विश्वास को, किसी बुद्धि को, बुद्धिमानी को कविता के रूप में। यानी कविता के रूप में बुद्धि को, विडंबना को दर्शाने वाली कविता एपिग्राम होती है, 2-4 लाइन की होती है। गज़ल तो आप जानते ही हैं, गज़ल अरब से इसकी शुरुआत हुई थी और ब्यूटी ऑफ लव, प्यार की सुंदरता, किसी का खो जाना, किसी से अलग हो जाना, किसी तरह का तकलीफ़, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए गज़ल का प्रयोग किया जाता है। गज़ल भी कविता का ही एक प्रकार है और अरब से इसकी शुरुआत हुई थी 6ठी से 7वीं शताब्दी में ये वर्ष होते हैं। फिर एक आया हाइकू। हाइकू जो है वो एक जापानी कविता का प्रकार होता है, जापान में इसे लिखा जाता है, जापानी स्टाइल का कविता होता है और ये एसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, प्रकृति का अनुभव ये शेयर करता है, मानव की स्थिति का ये मानव की स्थिति को एक्सप्रेस करता है हाइकू। तो जापानी कविता है जिसका प्रयोग इंसान अपनी स्थिति को या प्रकृति की सुंदरता को बताने के लिए करता है, जापानी स्टाइल में होता है ये। फिर एक है सिनेरियो, ये भी जापानी पोएटिक ही है, हाइकू के तरह ही है और ह्यूमन नेचर के बारे में इसे लिखा जाता है और इसमें आयरॉनिक पेन होती है, विडंबना की बात, तकलीफ़ की बात इसमें की गई होती है। फिर है टेनका। टेनका जो होता है ये भी जापानी पोएट्रिक फॉर्म होता है, 5 लाइन में इस कविता को लिखा जाता है और इसका थीम होता है, इसका मतलब होता है पर्सनल फीलिंग को दर्शाना और जो कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन इंटरेक्शन में, ह्यूमन के लोगों के बातचीत के बीच में जो दूरी बनी हुई है, जो जटिलता है, उसे दिखाना टेनका का काम होता है। फिर है एक और पर्शियन स्ट्रक्चर है रूबियत। रूबियत भी एक पर्शियन पोइट्री होती है जिसमें 4 लाइन्स होती हैं और ये बिल्कुल ओपन होती है, किसी भी तरह के रूल वगैरह की इसके ऊपर बाध्यताएं नहीं होती। फिर एक और कविता का प्रकार है जिसे कहता है रोंडेव। ये 15 लाइन की कविता होती है और 3 स्टेंजा में बनी होती है, 5-5 लाइन का एक स्टेंजा होता है
ठीक है। और इस स्टेंजा में 3 स्टेंजा होते हैं। पहला स्टेंजा 5 लाइन का होता है, ठीक है। दूसरा स्टेंजा 4 लाइनों का होता है और तीसरा स्टेंजा 6 लाइनों का होता है। ऐसे ये बने होते हैं, पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 4, ऐसे करके बनी होती है। फिर एक और कविता का प्रकार से कहते हैं पोंटम। ये बिल्कुल फिक्स्ड पोएम होती है, 4 स्टेंजा इसमें होते हैं, सबकी जो राइम होती है अल्टरनेट की गई होती है, यानी हर दूसरे चौथे स्टेंजा में, जो चौथे लाइन में एक बार वो राइम अपने आप को दोहरा लेता है। फिर है लाई, ये भी कविता का एक प्रकार है, नैरेटिव पोएम होता है, 9 लाइनों में इसे लिखा गया होता है और ये एडवेंचर और रोमांस के लिए लिखी जाने वाली कविता है। और ट्रैवलेट होती है, 8 लाइन की कविता होती है ये, जिसमें पहला, चौथा और 7वां लाइन बार बार रिपीट हो रहा होता है। और सेस्टीना कविता का अंतिम प्रकार, 6 लाइनों की कविता होती है, 6 स्टेंजा होते हैं इसमें, हर स्टेंजा में 6 लाइनें होती हैं। और हमेशा ये जो 6 एंडिंग वर्ड्स ऑफ फर्स्ट स्टेंजा आर रिपीटेड, पहले स्टेंजा में जो अंतिम शब्द है वो बाकी सारे स्टेंजा में अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो ये था इनके बारे में, कविताओं के प्रकार के बारे में। ऐसे ही अगर आपको भी अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो क्लासेस के माध्यम से इन्हें बता सकता हूँ।